Chalo, good evening, all of you. Let us start with the MCQs from this chapter that is about the mathematical methods in physics. Okay, so कल के लेक्चर में भी हमने कुछ MCQs किए थे. Let us continue the same. Okay, hope so. All of you can see the screen and the MCQs also on the left side. Okay, so just try to read this first MCQ. See here, the first MCQ simply tells us that given that a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. Actually, it is 0 means it is O bar. Okay, O bar. Out of these three vectors, two are equal in magnitude, and the magnitude of the third vector is root 2 times to that of the either of the two vectors having equal magnitude. Okay, then the angles between these two vectors is given by. Okay, so we have to find out the angle between these two vectors. अभी इसमें देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है वो नोट करो एक बार ठीक से कि सबसे पहले ये बात दिया हुआ है कि these vectors are a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. ये सबसे पहली बात दी हुई है. So let us copy it down here. A bar plus b bar plus c bar is going to be 0. Okay, and out of these three vectors, two are equal in magnitude. What does it mean? तो देखो अगर अभी इन दोनों में से कोई भी दो चूज करो जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. लेट अस कॉल इट एज a bar and b bar. चलेगा? देखो ठीक से यहाँ पे ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है. ये तीनों का सम 0 है. इसका मतलब ये होता है कि a bar plus b bar plus c bar is actually equal to O bar. And at the same time mod of a bar is going to be same as mod of b bar. ये उन्होंने दिया हुआ है. ओके, और इसका ही मतलब होता है कि a is equal to b. ऐसा भी हम लिख सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम. ओके, and also it is given that the magnitude of the third vector is root 2 times of the magnitude of the either two of the vectors equal having equal magnitudes. मतलब क्या कि जो तीसरा वेक्टर है, ये तीसरा है, देखो ये c बार उसको हम बोल रहे हैं, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, mod of c bar we can say will be actually root 2 times of the mod of a bar, or you can call it as a mod of b bar also. So this is also going to be same as the root 2 times of mod of b bar also, no doubt. तो ऐसे हालत में हमको निकालना क्या है? We have to find out the angle between the vectors. Okay, then the angle between vectors is given by. Okay, मतलब अभी देखो दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है तो वो 45 होगा. मतलब पेयर वाइज एंगल हमको निकालना है. 45 45 90, या तो 45 135 135, या तो 30 60 90, या 45 60 90. तो इस तरह से हमको ये एंगल्स ढूंढ के निकालनी है. देखो अभी सबसे पहली बात ये हमको सोचना है, इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. यस, देखो अगर तीन वेक्टर्स का अगर सम 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि मे बी दैट द एनी वन वेक्टर इज गोइंग टू बी द सम ऑफ अदर टू. करेक्ट है? और इसमें जो दिया हुआ है ना कि ये सी बार जो है तो वो दोनों के सी बार जो है वो अलग है, और इन दोनों का जो ए बार का और बी बार का मैग्नीट्यूड सेम है. इसके रीजन से हम क्या करेंगे, सी बार को एक डायरेक्शन में दिखाएंगे. सपोज सी बार इज शोन इन दिस डायरेक्शन हियर. ये सपोज सी बार का डायरेक्शन है. ठीक है, तो अभी ए बार और बी बार का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो सी बार मस्ट बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार प्लस बी बार. समझ सकते हो कैसे? अगर इस ए बार और बी बार का जो सम है उसको अगर उस साइड में शिफ्ट कर देते हैं
तो वो निगेटिव आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बार और बी बार का नेगेटिव, सम का नेगेटिव सी बार होना चाहिए। इसका मतलब अगर सपोज ए बार और बी बार ऐसे है, ये देखो ये ए बार है सपोज और ये बी बार है सपोज, तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड बनता है, इन दोनों का जो सम बनता है, वो पैराग्राम से हम निकाल सकते हैं आराम से। ये बनेगा एक्चुअली ए बार प्लस बी बार, करेक्ट है। एंड ए बार प्लस बी बार का माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन गया हमारा सी बार। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। और एट द सेम टाइम सी बार जो है, तो वो सी बार का मैग्नीट्यूड एक्चुअली इस ए बार और बी बार के मैग्नीट्यूड के √2 टाइम्स के बराबर है। और हमने ऑलरेडी उस टेबल के अंदर देखा था, याद है आपको? टेबल के अंदर जो अगर 90 डिग्री एंगल अगर होता है दो वेक्टर्स के बीच में, तो आपको याद होगा रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जब P इक्वल टू Q होता है तो कितना बनता है? √2 टाइम्स ऑफ P बनता है। ये बात याद है? तो अगर ये बात यूज करेंगे तो इससे ही हमको पता चलेगा कि अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर √2 टाइम्स ऑफ ईच ऑफ द वेक्टर्स है, मतलब वो भी इक्वल वेक्टर्स का, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर हर एक के √2 टाइम्स के बराबर अगर है, तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब ये जो है, ये ए बार सपोज है और ये बी बार सपोज है, तो इन दोनों का जो दोनों अगर इक्वल मैग्नीट्यूड में है, मैग्नीट्यूड्स ऑफ बोथ ऑफ दीस वेक्टर्स आर इक्वल, then in that case the resultant of these two vectors will be having a magnitude equal to √2 times of each of these magnitude of these vectors, correct है? तो ये बात हम समझ सकते हैं आराम से। तो अगर ए बार और बी बार का रिजल्टेंट अगर √2 टाइम्स ऑफ दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो इसका मतलब इनके दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ए 90 डिग्री हो गया और ये सी बार जो है वो अगर इस रिजल्टेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर होना जरूरी है, that means this C bar should be symmetric with respect to A bar as well as B bar, right? Which means that अभी देखो ये अकेला 90 है, ठीक है। अभी अगर ये जो एंगल है इसको अगर हम x x पकड़ लेते हैं, because of symmetry it should be equal. So the sum of all these three angles, that is 2x plus 90 must actually be equal to 360, करेक्ट है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2x must be actually equal to 270, which gives x is equal to 270 by 2 मतलब 135। चेक करो, तो ये x जो है वो 135 होना चाहिए, तो दूसरा भी 135 होगा जरूर, और इसलिए हमको ये मिलेगा एंगल्स 90 135 135 एंड दैट्स ऑल। दिस इज गोइंग टू बी द सॉल्यूशन which is going to be here in the option B here। check करो 90 135 135। okay, so these are the angles made by these vectors। okay, एक दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो अगर a बार b बार प्लस c बार इन तीनों वेक्टर्स का अगर एडिशन 0 बार है, तो इसका मतलब ये तीन वेक्टर्स जो है वो मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे जरूर। ये देखो ये इस टाइप का a बार है, ये सपोज ये दूसरा b बार है यहाँ पे और तीसरा c बार है यहाँ पे, तो ये तीनों वेक्टर्स का एडिशन ये जरूर 0 होगा। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर्स जरूर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ही हम अगर ए बार बी बार सी बार को अगर ऐड करते हैं तो उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जाएंगे, तो उसकी वजह से इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज गोइंग टू बी द सेम। दैट मींस देयर एडिशन इज गोइंग टू बी ओ बार हियर। सो याद रखो ठीक से, जब भी कोई तीन वेक्टर्स मिलके अगर एक मतलब मिलके इनका एडिशन अगर 0 बनता है, तीन वेक्टर्स का अगर वेक्टर सम 0 बनता है, तो इसका मतलब जरूर वो तीनों वेक्टर्स जो है वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे, नो डाउट। ओके, तो अभी ये हमको पता चल गया कि वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे एक बात दी हुई है कि ए बार का मैग्नीट्यूड और बी बार का जो मैग्नीट्यूड है तो वो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और एट द सेम टाइम ये सी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो √2 टाइम्स ऑफ ए बार है। जिसका मतलब ये होता है कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के √2 टाइम्स के बराबर अगर है, तो हमको 90 45 45 90 का थ्योरम याद आना चाहिए यहाँ पे। अगर ये इसका मैग्नीट्यूड √2 टाइम्स ऑफ ए बार या √2 टाइम्स ऑफ बी बार है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए बार बी बार विल बी 1/√2 टाइम्स ऑफ सी बार, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये ए बार का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा? 1/√2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ सी बार रहेगा, और बी बार का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? सेम अगेन, दैट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ सी बार, राइट। एंड जब हम देखते हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड अगर 1/√2 टाइम्स ऑफ सी बार है और सी बार हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मतलब जरूर ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट है।
So this angle should be equal to 90 degree here. And if this angle is 90 degree, then these two angles must be 45 each. Correct है? तो ये दोनों 45 बन गए. Okay. But what we have to do is we have to find out the angle between their positive directions. So in A bar और B bar के बीच में का एंगल निकालने के लिए इस A bar को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो जाके ये भी 90 मिल जाएगा, नो डाउट. और B बार और C बार के बीच में का एंगल ढूंढने के लिए इस C बार को हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा. जो ये वाला एंगल जो है वो हमको 135 मिल जाएगा जरूर. और C बार और A बार के बीच में का एंगल फाइंड करने के लिए इस C बार को भी हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि ये वाला एंगल हमको मिल जाए जो 135 बनेगा, क्योंकि 180 minus 45 comes out to be 135, and hence we can get the same answer once again, that is 90, 135 and 135 as the final answer. Okay, so this is going to be actually the final result. Yes, let us see the next question. Okay, see here, for motion in plane with a constant acceleration a bar, initial velocity v naught bar and final velocity is v bar, then after time t we have, what can we have? What is the definition of acceleration? Can you tell me? Acceleration is given by v bar minus v naught bar upon t. correct है? Yes, ये तो ही एक है, लेकिन ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? बिल्कुल नहीं. ओके, कैन यू सॉल्व दिस? ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हो. फर्स्ट ऑप्शन जो उसमें है दिख रहा है उसमें उसका ये देखो, v बार डॉट यहाँ पे आएगा v बार माइनस a बार t. ओके, and that is equal to v naught bar into v naught bar plus a bar t. चेक करो ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? ये देखो, इसका एक रीअरेंजमेंट अगर करेंगे ना तो इससे हमको क्या मिलता है पता है? इसको हमको लिख सकते हैं इस तरह से, a बार t इज इक्वल टू v बार माइनस v नॉट बार. करेक्ट है? और अगर हमको यहाँ पे v बार माइनस v नॉट a बार t चाहिए तो सीधा क्या करो, इस a बार t को उधर डाल दो और इस v नॉट बार को इधर लेके आओ, नो प्रॉब्लम. सो इससे हमको क्या मिलेगा देखो, उसको हम लिख सकते हैं आराम से, v नॉट बार इज इक्वल टू v बार माइनस a बार t. ओके, तो इसको यूज करके हम यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन के बदले जो है v नॉट बार डाल सकते हैं. तो ये LHS हमारा क्या बन जाएगा? v बार डॉट v नॉट बार बन जाएगा, नो प्रॉब्लम. ओके, now see here, this is v naught bar kept as it is, no doubt, and v naught bar plus a bar t. मतलब क्या? ये देखो यहाँ पे, अगर ये v naught bar को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? तो वो बनेगा v naught bar plus a bar t, which is actually going to be v bar. करेक्ट है? तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं आराम से v bar. करेक्ट है? and these two are already equal, that means this a must be the correct option here. Okay, A should be the correct option because both of these sides, LHS and RHS, can be proved to be equal, no doubt. If we try this B here, option B here, then we can see here that V bar dot V naught bar, how much it will have actually. So we cannot eliminate it because V bar के बदले अगर हमने रख दिया V naught bar plus A bar T एंड उसका अगर डॉट प्रोडक्ट लिया वी नॉट बार के साथ तो वो एक्सपांड होके वी नॉट बार का मॉड ऑफ वी नॉट बार का स्क्वायर प्लस वी नॉट बार डॉट ए बार टी, इतना बनेगा. ठीक है, तो इसमें सिर्फ ए बार टी स्क्वायर नहीं आएगा. ठीक है, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा. और इवन यहाँ पे वी बार इंटू वी नॉट बार इक्वल टू वी बार इंटू वी नॉट बार इंटू टी, ये तो किसी भी एंगल से करेक्ट नहीं लग रहा है. और वी नॉट बार डॉट वी नॉट बार इक्वल टू ए बार डॉट v नॉट इंटू टी बार, टी नहीं बल्कि वो कुछ और ही होगा. चलो ठीक है, सो ए ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन हियर, वी कैन सी क्लियरली, नो डाउट. चलो नेक्स्ट वन, जस्ट रीड दिस नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हियर इट इज गिवन p bar that is equal to a bar plus b bar and p is equal to a plus b, then angle between a bar and b bar is.
ये देखो, दिस इज अ क्वेश्चन विच वी कैन सॉल्व इट जस्ट ओरली इफ यू रिमेम्बर द टेबल। मैंने जो टेबल बना के दिया था लास्ट टाइम, वो टेबल अगर तुमने ध्यान में रखा है तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आराम से हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं। पता है कैसे? क्योंकि देखो, यस, सी हियर, if suppose the two vectors are added together, दो वेक्टर्स हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है, और सपोज कि दो वेक्टर्स का जो एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब देखो ये जो है, इस इक्वेशन का मतलब क्या बनता है बताओ? इफ यू से दैट p बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार, इसका मतलब बनता है कि a बार और b बार इन दोनों का एडिशन, ये सपोज वेक्टर a बार है और ये वेक्टर b बार है, इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन है, रिजल्टेंट जो है वो p बार है। ये इसमें से हमको पता चलता है, ठीक है। बट व्हाट डज दिस मीन हियर? ये p इक्वल टू a प्लस b का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम बोलते हैं p इज इक्वल टू a, सॉरी p बार नहीं है, जस्ट p इज इक्वल टू a प्लस b, ऐसा जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ p बार is actually going to be mod of a bar plus mod of b bar, which means that इसका मतलब ये होता है कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है p जो है, तो ये p का जो मैग्नीट्यूड है वो a के और b के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अथर how can be answer is 0? If suppose a bar and b bar are in the same direction, then their resultant will be of magnitude double of a bar ना। देखो, p bar is equal to a bar plus b bar and magnitude of, हाँ right, the magnitude of p is going to be same as a plus b, yes। तो उस टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे ठीक से, तो मैंने आपको लिख के दिया था कि जीरो जो है, तो जीरो एंगल के सामने r जो होता है, r p नॉट इक्वल टू q के लिए कितना होता है, और r जो है वो p इक्वल टू q के लिए कितना होता है, हम देख सकते हैं आराम से। बताया था कि r का वैल्यू p नॉट इक्वल टू q के लिए होता है p प्लस q, और यहाँ पे होता है 2p, बराबर है। तो अगर यहाँ पे ये वही केस हमको दिख रहा है कि ये जो रिजल्टेंट है, ये इसका मतलब ये होता है कि p बार इज रिजल्टेंट ऑफ a बार एंड b बार, और इसका मतलब ये होता है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि p बार का जो मैग्नीट्यूड है वो a बार के और b बार के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर रहने वाला है। yes, so that means the angle between them is actually going to be 0। yes, so they should be parallel, means they should be in the same direction। ये a बार होना चाहिए और ये b बार होना चाहिए, तब जाके a बार प्लस b बार p बार बनेगा, और उस p बार का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली a बार प्लस b बार के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर बनेगा। so that means the angle between them should be 0, correct? I thought you are correct। yes, the next one, see this question number 4 here, the angle between z axis and the vector I bar plus j bar plus 2 root 2 k bar is, yes, how can we get the angle? See here, if suppose this is the x axis, y axis and z axis here, ये सपोज हमारे x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस है, और ये जो वेक्टर है i बार प्लस j बार प्लस रूट 2 k बार है, राइट। तो देखो ये बन गया हमारा वेक्टर i बार प्लस j बार प्लस रूट 2 k बार, ओके। तो इसको हम बोल देंगे सपोज चाहिए तो p बार, ओके, दिस इज योर वेक्टर p बार। okay, how will you get the angle made by this vector I bar plus j bar plus root 2 k bar with a z axis, okay, z axis के साथ उसका एंगल बना हुआ हमको निकालना है, जिसको हम गैमा बोलते हैं, याद है? उस इक्वेशन के अंदर इसको हमने गैमा बोल के रखा था, और क्या फॉर्मूला बताया था? cos gamma is always equal to pz upon p, याद है कि नहीं सबको? pz upon p, एंड pz कौन है यहाँ पे? ये रूट 2 है, और p कौन है इधर? तो देखो p का मतलब होता है मॉड ऑफ p बार, ओके।
mod of p bar which can be found out to be equal to root of, तो ये देखो यहाँ पे आई बार का कोएफिशिएंट कौन है इधर 1, 1 का स्क्वायर बनता है 1 प्लस जे बार का कोएफिशिएंट कौन है 1, तो 1 का भी स्क्वायर कौन बनता है फिर से 1, और यहाँ पे जेड के बार का कोएफिशिएंट कौन है √2, तो √2 का स्क्वायर बनता है सिंपली 2, और इसको तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 1 + 1 + 2 मतलब 4, और root of 4 comes out to be 2 here, and then we put it here, then cos gamma happens to be actually pz upon p, where pz is going to be √2 and p is actually going to be this 2 here, so √2 upon 2. How can we simplify this? Write this 2 as √2 into √2, so that √2 gets cancelled and we are left with 1 by √2 simply. And if cos gamma is going to be 1 by √2, what does it mean? Gamma must be actually 45 degree. That's it. So this is actually going to be the angle made by this p bar with x axis, z axis, sorry. Okay, x axis के साथ बना हुआ एंगल निकाल सकते हो क्या? देखो एक उसके लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास, cos अल्फा इज इक्वल टू px अपॉन p, करेक्ट है? वैसे पूछा नहीं है यहाँ पे, बट फिर भी हम निकालेंगे, क्या फर्क पड़ता है. देखो px is going to be 1 here, which is the coefficient of I bar, and that is p here is obvious already known, that is 2 here, so that we can just put it here and get this cos alpha equal to 1 by 2 here. And if cos alpha is equal to 1 by 2, what can we conclude? Alpha must be equal to 60 degree. Okay, and in the same way we can prove that beta is also equal to 60 degree. So देखो कोई भी वेक्टर का अगर आई बार जे बार के बार के फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो उससे हम उस वेक्टर के द्वारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस के साथ बना हुआ जो एंगल है वो निकाल सकते हैं आराम से. तो ये बात हमको अच्छी तरह समझनी है. देखो ठीक से, ठीक है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट यू कैन सी हियर. यस, लेट अस गो फर्दर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट रीड इट वंस. Yes, what is the numerical value of the vector 3i bar plus 4j bar plus 5k bar? Okay, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा हमको, राइट? तो देखो 3i बार प्लस 4j बार प्लस 5k बार, ये वेक्टर है ना वो, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए हमको उसका मॉड निकालना पड़ेगा, जो बनेगा रूट ऑफ 3 स्क्वायर मतलब 9 plus 4 square matlab 16 plus 25, that is 5 square. If we simplify this further, then we get this 25 plus 25, that is 50, right? Root 50 can be written as 25 into 2, correct? And if we write this as 25 into 2, then we can get this as 5 into √2 as a final value, which is already there in this option number B here. Okay, B is going to be the correct option. Chalo. Next one, the coordinates of the moving particle at time t are given by x equal to ct square and y is equal to bt square. Then the instantaneous speed of this particle is. अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है. लेट अस डू इट नेक्स्ट टाइम or later when we will complete the derivative. Yes, next here it is about is a bar dot b bar is actually going to be same as a into b. Okay, then the angle between a bar and b bar is, चेक करो यहाँ पे ठीक से, अगर a bar dot b bar a into b के बराबर दिया हुआ है, तो देखो अभी a bar dot b bar का डेफिनेशन क्या होता है तुमको पता है ऑलरेडी. a bar dot b bar is defined as mod of a bar into mod of b bar into cos of theta, बराबर है. तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा a into b into cos theta, and that is given to be actually equal to a into b, right? तो अगर हम इसको इक्वेट करेंगे इसको a into b के साथ, तो a b कैंसल, जिससे हमको मिलता है cos theta is equal to 1, and hence we get this theta is equal to 0 here. So the angle between the two vectors must be 0 if a bar dot b bar must be equal to ab here. Okay, next is the two forces F1 and F2 are at right angles to each other. Okay, so if the two forces are at right angles to each other, then their resultant is, okay, उनका resultant कितना बनेगा? फिर से टेबल याद करो. टेबल के अंदर मैंने लिख के दिया था R when P is not equal to Q and when the angle between the two vectors is 90, then the resultant becomes root of P square plus Q square. याद है?
तो ये बात हमको याद रखनी है. The resultant of the two vectors happens to be root of p square plus q square when the angle between them is 90 degree, and that is the case given here. The forces F1 bar and F2 bar are at right angles to each other. मतलब ये उनके बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री. तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, जरूर F1 रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर के बराबर होगा. ठीक है, तो ये बात याद रखो ठीक से. यस, गो टू द नेक्स्ट वन. गिवन दैट r bar is equal to a bar plus b bar and r is equal to a is equal to b. ओके, अभी ये करो, ये भी हमको टेबल में से ही मिलेगा. तुमको याद होगा जब हमने टेबल बनाया था तो उसके अंदर 120 डिग्री के सामने क्या लिखा था, याद है? और वो भी P इक्वल टू क्यू वाले कॉलम के अंदर रिजल्टेंट के नीचे क्या लिखा था, P इक्वल टू क्यू वाले कॉलम के नीचे. तो उसमें आया था हमारा आंसर P, याद है? यस. तो जब दो वेक्टर्स 120 डिग्री एंगल पे होते हैं तो उस केस में उनका जो रिजल्टेंट है वो P के बराबर आता है. तो उसका ही उल्टा हम यहाँ पे हमको पूछा है. देखो, R is equal to A is equal to B. What does it mean? It means that the रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर है. तो ये इसका मतलब यही हो गया ना कि ये देखो, ये R जो है, R का वैल्यू P के बराबर है और P और Q इक्वल है. What does it mean? R is going to be same as P, which is same as Q, and this is possible only when the angle between the two vectors is going to be 120 degree. Remember, okay? क्योंकि 120 डिग्री के सामने ही वो वैल्यू था. अच्छा, अगर तुमको टेबल नहीं याद है, बाई चांस अगर सपोज गलती से भूल गए टेबल, तो उस तभी भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आराम से. देखो कैसे, क्योंकि उस केस में हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स के बीच में ऐसा एंगल ढूंढ के निकालेंगे. हमको दो वेक्टर्स के बीच में ऐसा एंगल ढूंढना है ताकि उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स के बराबर आ जाए. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड P है, इसका भी मैग्नीट्यूड P है, मतलब ये P बार है, नहीं सॉरी, ये सपोज A है और ये B है और A और B इक्वल है. ठीक है, मॉड ऑफ A और मॉड ऑफ B बार इज इक्वल and their resultant has to be of the same magnitude of that as that of A bar or B bar. So in that case the angle between these two vectors must be 120 degree geometrically. अगर उनके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा तभी तो वो उनका जो रिजल्टेंट है वो 60 डिग्री एंगल करेगा हर एक के साथ. और तभी ऐसा होगा कि ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा. और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. मतलब ये पूरा जो रोम्बस है तो वो बन जाएगा. तो रोम्बस बनने के लिए ये जरूरी है कि ये एंगल 120 डिग्री बने. और अगर मान लो तुमको ये ज्योमेट्रिकली भी अगर नहीं समझ में आया, सपोज ज्योमेट्रिकली भी अगर तुमको सॉल्व नहीं कर पाए, तो सीधा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इसको सॉल्व करने का. ये देखो, तुम्हारे पास ये R का फॉर्मूला है ऑलरेडी. R इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, राइट? If we replace it by A and B here, then we get this A square plus B square plus 2AB cos theta. इतना तो कर ही सकते हो. बट यहाँ पे जब उन्होंने दे के रखा है कि R is equal to A is equal to B, what does it mean? R, A और B तीनों सेम है, तो we can replace one for each. तो इसलिए फिर यहाँ पे A डाल दिया. इस तरफ भी यहाँ पे यहाँ A स्क्वायर के बदले A स्क्वायर ही रखा और B के बदले भी A ही डाल दिया, तो ये A स्क्वायर बन जाएगा. प्लस यहाँ पे A और B के बदले वापस A डाल दिया, तो यहाँ पे 2A स्क्वायर आ जाएगा into cos theta as it is. Then again we can just solve this further and get this as root of, अच्छा, A square plus A square, it becomes actually 2A square, right? So this is 2A square plus here it is again 2A square into cos theta. So that if we square both sides, then we get this A square here also, which is actually going to be 2A square plus 2A square cos theta, correct hai? And then we can just take this 2A square common from this bracket, so that we get this A square is equal to 2A square common and 1 plus cos theta will be left inside, correct hai? So that here A square can be cancelled from both sides and we are left with 1 is equal to 2 plus 2 cos theta. And if we take this 2 in this side, then we get this as 1 minus 2 is equal to 2 cos theta. So that this 1 minus 2 becomes minus 1 and that is equal to 2 cos theta.
which means that minus 1 by 2 is actually going to be cos theta and cos theta is equal to minus 1. ये उसका मतलब हो गया. अगर cos theta equal to minus half है, minus 1 by 2 है, तो इसका मतलब theta must be actually 120 degree. ये पता है सबको? Because cos of 120 degree is going to be minus half. अगर तुमको निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो आराम से, क्योंकि हमको पता होना चाहिए. देखो cos of 120 डिग्री कैसे निकालते हैं. cos of 120 डिग्री लिखा जाता है इस तरह से, cos of 180 minus 60 बराबर, and cos of 180 minus theta is going to be minus of cos theta, so this will be actually minus of cos 60 and hence it will become actually minus half, which is given here. So since cos of 120 degree is going to be minus half, we can conclude that this theta must be actually equal to 120 and that is going to be the answer. Okay, chalo next one. P bar is given, Q bar is given, then the angle which P bar plus Q bar makes with x axis is, yes, once again we want to find out the angle made by this vector with x axis. How can we get that? So see here, first of all we'll have to find out P bar plus Q bar. Okay, how will you get that? What is P bar plus Q bar? See here, P bar plus Q bar निकालो फटाफट. ये देखो P bar is given to be 4I bar minus 2J bar plus 6K bar, right? And Q bar is actually given to be I bar minus 2J bar minus 3K bar, right? So that if we add these two up, then 4I bar plus I bar comes out to be 5I bar, right? So this becomes 5I bar, no doubt. Then minus 2J bar happens to be minus 4J bar, yes. And finally 6K bar minus 3K bar comes out to be 3K bar, yes. And then we can find out mod of this vector. इसको हम r bar बोल सकते हैं. ये देखो इसको r bar बोल देंगे, चलेगा ना? तो mod of r bar कितना होगा? तो mod of r bar can be found out as root of 5 का square 25 plus 16 plus 9. ये हमने अभी भी किया शायद, है कि नहीं? So it will be root of 50, right? And root 50 can be written as 5 root 2 as we have just seen now. Okay, तो ये r bar तो mod of r bar हमको मिल गया. Yes, r bar भी पता है, mod of r bar भी पता है. How can get the angle made by this vector with x axis specially? So angle made by the vector with x axis is called as alpha, and we have the formula for cos alpha. What is cos alpha? Cos alpha is actually rx, that means the x component of this vector r bar divided by r. So rx कितना है? ये देखो ये rx है, इसको बोलते हैं rx. So that will be 5 and that is to be divided by this mod of r bar, that is r, which is going to be actually 5 root 2. So that this 5 gets cancelled and we are left with 1 by root 2 here, and hence since cos alpha is going to be 1 by root 2, we can conclude that alpha is going to be simply 45 degree. That's it. So this 45 degree must be the angle made by this vector with x axis. If you want to find out the angle made by the vector with y axis and z axis as well, we can go further. So cos beta will be equal to what? So cos beta will actually be equal to ry upon r, where ry is going to be this minus 4 here. So here this minus 4 divided by this 5 root 2 will be there, and hence we can get the angle made by this vector with y axis. So beta can be written to be equal to cos inverse of minus 4 by 5 root 2, correct hai? In this way. And also we can get the angle made by the same vector with z axis as well. So z axis के साथ जो उसका एंगल बना हुआ है वो हमको मिलेगा cos gamma, which is going to be rz upon r, where rz is going to be this 3 here, right? So that we can get this cos gamma to be simply equal to 3 by 5 root 2. Okay, and then we can just take this at cos inverse and get the angle easily, no doubt. चलो बट अभी यहाँ पे ऑप्शन ए तो यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि हमारा आंसर 45 डिग्री आ रहा है ना. ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है दिख रहा है. लेट अस सी द ऑप्शन सी व्हिच इज इन द नेक्स्ट कॉलम हियर. Okay, it is given in the form of cos inverse only.
तो cos इनवर्स ऑफ 5/5√2 दैट इज द करेक्ट आंसर. चेक हियर. हमने अभी जो देखा ये अगर हम कैंसिल नहीं करते तो वो वैसे ही रहता था और फिर हम उसको cos इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते थे आराम से, है कि नहीं. तो इसलिए ये जो है ये 5/5√2 को अगर ऐसा ही रखते हो और उस 5√2 को भी हम √50 लिख सकते हैं ना. ये देखो √50 ही तो था. तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा इज एक्चुअली इक्वल टू 5/√50. ओके. And then we can just see in the next step, that is alpha is going to be cos inverse of 5/√50. तो देखो, just don't get confused. अगर समझो तुमको आंसर नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उस ऑप्शन के अंदर आंसर नहीं मिला. इसका मतलब इस हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो आंसर जो है वो अलग अलग फॉर्म्स में भी दिया जा सकता है. इस तरह से cos इनवर्स के फॉर्म में भी दिया जाता है कभी कभी. तो डायरेक्ट तुमने आंसर निकाला, सपोज वो 45 डिग्री आ रहा है, लेकिन 45 ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं. सो वी विल हैव टू सर्च फॉर अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस 45. ओके, सो रिमेंबर. नेक्स्ट, ये हमने कल किया शायद, राइट. इफ 0.5 i bar plus 0.8 k j bar plus c k bar is unit vector. तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. सो इफ वी find the magnitude of this vector, that is 0.5 square plus 0.8 का square plus c square, and equate it with 1, then we can just solve that equation for c and we can get this as root of 0.11. ये भी हमने कल किया था already. Yes. If the sum of two unit vectors is also a unit vector, then the magnitude of their difference is. Check, how can we find out the magnitude of their difference if the sum of two unit vectors is a unit vector. अभी देखो, when it is possible the sum of two unit vectors, मतलब समझो एक यूनिट वेक्टर है और ये दूसरा एक यूनिट वेक्टर है, तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है हर एक का. तो उनका जो रिजल्टेंट है, तो इनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 होना चाहिए. ऐसा कभी पॉसिबल होगा? तो वो तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा. करेक्ट है. सो दिस u1 और वी कैन से a बार और a कैप एंड दिस इज सपोज b कैप. तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है और उनका जो रिजल्टेंट है तो वो भी यूनिट वेक्टर है. तो उस केस में उन दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, नो डाउट. तभी उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट आएगा, जो कि इन दोनों का भी उतना ही है. देखो, बराबर. चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया. अभी हमको निकालना क्या है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. अभी देखो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा. अभी ये याद करो, हमारा जो डिफरेंस का टेबल था मैंने बना के दिया था, तो उसमें s when p is equal to q के टेबल में नीचे 120 के सामने क्या था, याद कर रहे हो? वो था √3 टाइम्स ऑफ p. करेक्ट है. एंड p is given to be 1 here because each of them are unit vectors, right? तो हर एक जो है वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो इसलिए फिर यहाँ पे आएगा √3 simply. That is going to be the correct answer. This √3 will be the final answer here. Remember. Okay. So yes, we have done this 13 questions here in this. So next जो है और ऑलमोस्ट 15-16 क्वेश्चंस इसके अंदर है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में करेंगे आराम से. ठीक है. चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे.